कि जब आप बैठे थे तो आपने मुझे अपना बाइसेप दिखाया था। हाँ जी यार, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उसको देखो, उसको उसकी तरफ शूट करें। और ये देखो आप आज भी, ये देखिए आप, ये तंदुरुस्ती का आज भी पूरी फिटनेस दिखाई देती है। कोई बात नहीं दादाजी। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं दाब की जुनारदार रामपुर मनिहारन विधानसभा के क्षेत्र जिला सारण में एक ऐसे फौजी जो कि 1962 के उस जो लोग शहीद हुए उनके कहीं ना कहीं गवाह हैं, जिन्होंने उनकी बॉडी को उठाकर उस वक्त के समय में अपनी पूरी टीम के साथ में उनका दाह संस्कार किया उस झील के किनारे, जहां पर जांगला के बॉर्डर पर वो फौजी कहीं ना कहीं शहीद हुए थे। ये फौजी निवास जो कि श्री किशन लाल जी लांबा जी जो हैं कि एक्स आर्मी इंडियन जो कि नायक पद से रिटायर हुए हैं, आज हम उन्हीं का इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं, जो कि इस घर में उनका कहीं ना कहीं निवास है। उनकी पीढ़ियां लगभग उनके बड़े से लेकर बच्चे पोते सब कहीं ना कहीं भरा पूरा परिवार है, और आज हम उनके पास पहुंचे हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। आइए, इस छोटे से घर में कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त के बाद वो कहीं ना कहीं अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से अपने परिवार के बीच, अपने पोतों के बीच, पोते पोतियों के बीच कहीं ना कहीं जीवन यापन कर रहे हैं। फौजी साहब, आपका जो जन्म हुआ था, हाँ जी, वो जन्म आपका कब हुआ था? मेरा जन्म 1925 में हुआ था जी, दाब की जुनारदार सहारनपुर में। आपने पढ़ाई कहाँ तक हासिल की? 5वीं क्लास तक जी। 5वीं क्लास तक पढ़े हैं आप? 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 5वीं क्लास अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी उस वक्त। 5वीं कक्षा तक पढ़ना जाना वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। और जब आपका फौज की तरफ रुझान कब बना? फौज में रुझान मेरा ऐसा, मैं तो हल चलाता था, हल ही था, मैं हल लगा हुआ था, और ये मेरा मुझे शौक था फौज में जाने का। मेरा बहुत अच्छे दिल करता था मैं फौज में जाऊं, और मैं फौज में एक दफा ऐसे ही मुझे आवाज आई है कि आज भर्ती होगी, तो हम ऐसे ही 10 बजे लड़के उधर चले गए। वहाँ लेकर इंटरव्यू हुआ, तब देख के डॉक्टरी वगैरह हुई, उनमें मैं अकेला हुआ बस, और सब वापस घर आ गए। आपका जो भर्ती हुआ था, कौन से सन में आप भर्ती हुए थे और कहाँ ये भर्ती हुई थी? ये गांधी पार्क में हुई थी, सहारनपुर में जी। हाँ जी। मैं उसमें 63 में 1963 में फरवरी में हुआ था मैं भर्ती। 1963 में? दूसरे महीने में। अच्छा, फरवरी 1963 में जो सहारनपुर में गांधी पार्क में जो भर्ती हुई, आप उसमें भर्ती हुए थे। यानी कि ये कहा जाए तो 1962 के जो युद्ध हुआ भारत और चाइना का, उसके बाद आपका भर्ती हुआ। और ट्रेनिंग आपने कहाँ ली उस समय? मेरठ में की जी। मेरठ में लगभग कितने महीने आपने ट्रेनिंग किया? मैं ट्रेनिंग करीबन 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ जी। उसके बाद उसी दौरान आप वहां से आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? मेरी पोस्टिंग एकदम चाइना बॉर्डर पर हुई, इधर ही आसाम में। चाइना बॉर्डर और आसाम बॉर्डर? आसाम है इलाका, तो पूरा आसाम ही कहलाता है। लेकिन वो वहाँ पे दीमापुरे की स्टेशन है, वहाँ पे गए हम, वहाँ से अपर कंपनी में गए थे। आप कौन से पद पे थे उस वक्त जो भर्ती हुए? हाँ जी। आप कौन से पद पे भर्ती हुए थे? मतलब सिपाही था बिल्कुल। हाँ जी, भर्ती पर नहीं हुआ मैं, मतलब ट्रेनिंग करके सिपाही में गया, और फिर वहाँ हमने वहाँ फिर कंपनी में जाकर काम करने लगे। 1962 के दौरान जो आपके युद्ध हुआ, उसके बाद की कोई घटना, कुछ ऐसे पल जो आपने देखे हो, कुछ याद रहे हो, स्वर्णिम अवसर, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग और जहन में हो? हाँ जी, है घटना। हम जाने इधर से जब गए, हमें गाड़ी में बैठा के पहाड़ में ले गए, वहाँ मोर्चे सफाई करी। मोर्चे में देखा बहुत हड्डियों के पिंजरे लगे हुए थे, उनमें भर के गाड़ियों में डाले, और फिर एक झील में डाल के सबको, और फिर उसमें घी का कनस्तर के हवन करके पंडित जी ने,
और फिर आग लगाई और पूजा करी। वो अवशेष किन लोगों के थे जिनके आपने ये इकट्ठे किए, झील के किनारे डाल के पंडित जी के माध्यम से उनका दाह संस्कार किया गया? वो कौन से सैनिक थे, वो कौन थे वो लोग जिनका आपने दाह संस्कार कराया उस समय अपने साथी? वो 62 की लड़ाई में चाइना के वार में जो कैजुअलिटी हुई थी उसमें वो थे। 1962 में जो रजांगला के अंदर, चाहे वो मेजर शैतान सिंह की अहिर की टुकड़ी रही हो, अहिर रेजिमेंट वहां पर थी, नसिक रेजिमेंट के कुछ सिपाही थे, वो जो जिनके अवशेष बर्फ में दब गए थे, जिसकी कहानियां चलती रहती हैं, वही थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वही हमने उनकी मोर्चे की सफाई करी हमने। उनकी डेड बॉडी आपको दिखाई कैसे थी? वो दिख कैसे रहे थे उस वक्त जब आप लोगों ने वो बर्फ से निकाले? अजी वो तो हथियार दिखे में, बस हथियार रखा और हड्डियां, बस और कुछ नहीं, बॉडी वाडी कुछ हाथ नहीं। में हथियार तने हुए थे? ऐसे रखे हुए थे उसमें, ऐसे ऐसे हाथ बने हुए थे, ऐसे मोर्चे पे रखे हुए थे। मांस था हड्डियों पे? मांस मूस खत्म हो गया बर्फ में। अच्छा, हाँ जी, तो खाली हड्डियां थी? हाँ खाली हड्डियां, कोई कुछ नहीं, बदबू भी नहीं, कुछ भी नहीं, हड्डियां भरी और ले गए अपना। कितने सैनिक रहे होंगे लगभग? बहुत सैनिक थे हम तो करीबन एक गाड़ी में 10-12 जा करते थे, गाड़ियां 8-10 चली गई, जाते थे, डेली जाते थे। यानी कि वो जो आपने अस्थियां उठाई, दर्शकों को बताना चाहूंगा, 1962 में मेजर शैतान सिंह या उस समय जो आहिर रेजिमेंट के कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे, जिनका नाम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है, उनके ऊपर बहुत सारी रील्स वीडियोस हमने देखी हैं। ये वही मेजर शैतान सिंह, उनकी टुकड़ी के जो रजांगला के अंदर 4250 जो मीटर की ऊंचाई थी, लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई तक जाना, जहां पर आर्मी का अनुपात 3:1 था। यानी कि अगर एक सोल्जर को ऊपर तक पहुंचना है तो रिजर्व 2 सोल्जर उसके साथ जाया करते थे। ये वही सोल्जर जो बता रहे हैं किशन जी, जो कि एक्स सर्विसमैन रहे हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिन्होंने 16.5 साल समाज को, देश को समर्पित किया है। तो ये वही थे जिनकी हड्डियां, जो उस वक्त बता रहे कि हाथ तने हुए थे इस तरह से बंदूकों में, लेकिन हड्डियां बची हुई थी, वो उनको उठाया गया। और कमाल देखिए, ये जीते जागते सबूत हैं जिले सहारनपुर में, चूंकि इन्होंने अपनी उम्र 1925 का इन्होंने बताया है, लगभग 101 साल के आप हो चुके हैं। हाँ जी, 101 साल के हो चुके हैं। 101 साल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, बस तो भगवान की मर्जी, तो बहुत मैं तो बहुत अपने आप को आभार बहुत समझता हूँ। अब मैं जब इतना नहीं कर सका, मैं बहुत अच्छा किया मेरे लिए, मतलब। हाँ जी जी जी, हाँ जी। और दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सुबह मैं 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, 4 बजे के बाद अपना टट्टी पेशाब स्नान करके मतलब भगवान की पूजा करता हूँ 2 घंटे पक्का। हाँ जी, ये मेरा पूरा हमेशा ये है। खान पीन क्या है? खान पीन क्या है फौजी साहब? हाँ जी, खान पीन क्या है आपका? मेरा है बस सुबह 8 बजे खाना खाता हूँ, सुबह नहीं, और फिर शाम को भी 8 बजे खाता हूँ, बस बीच में कुछ नहीं खाता जी। हाँ जी, 19 रिटायर हुआ मैं जी, 80 में रिटायर हुआ था, 80 किलो वजन था, आज भी मेरा 80 किलो वजन है। हाँ जी, बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से शरीर को फिट करना। ये जो चीज सिखाती है वो सिखाती है आर्मी। आर्मी का जो पहला रूल है वो अनुशासन है, और उसी अनुशासन के दायरे में रहकर जो इन्होंने आज तक किया है, वो जो इनका वेट वजन हम लोग देख रहे हैं, जो बता रहे हैं 4 बजे उठना, वही आर्मी का शेड्यूल, टाइमिंग, वो समय प्रतिबद्धता वही है जी। अच्छा, जो आर्मी में था वही मैं अभी यहाँ भी कर रहा हूँ। यानी कि ये कहा जाए कि ट्रेनिंग आपकी बड़े तकड़े स्तर की हुई है, बड़े अनुशासन में हुई है, कड़े उसमें हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा फौजी साहब, कोई ऐसा वाकया जब आप पहाड़ों पे रहे हैं? पहाड़ में खच्चर के साथ, अच्छा, हम खच्चर की कंपनी में थे। हाँ जी, और वहाँ पे हम लोडिंग जाते थे, हथियार वगैरह जाते थे, राशन भी जाता था, हथियार जाते थे, वहाँ ये काम करते थे। वहाँ मेरे पास एक दफा कैजुअलिटी हुई मेरे साथ, एक खच्चर मेरे से, मैं 2 खच्चर, एक पीछे बंधा हुआ था, एक आगे, मैं आगे लेके चल रहा था, वो पिछला खच्चर एकदम नाले में चला गया। नाले में जाने के बाद उसका पता ही लगा, दिखाई भी नहीं दिया, इतनी दूर पता नहीं कहाँ चला गया। गहराई ज्यादा थी? हाँ जी, गहराई बहुत ही गहराई थी,
अब टेकरी पर थे ऊपर और नीचे बहुत पानी भी नहीं दिख रहा था, नाले में कितना चल रहा, ऐसे ऐसे धार चल रही थी जैसे बिल्कुल बारीक से। बारीक दिखते थे, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रेजांगला की पहाड़ियों की ऊंचाई मैंने बताई भी कि 4200 मीटर ऊंचाई, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाइयों पर तो चाइना के लोगों ने, उस सैनिकों ने उस समय हमला किया था इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। तो उस वक्त जो कैजुअलिटी हुई जो आप बता रहे हैं, वो पगडंडी कितनी पतली होती थी जिसके आप जाते थे? मतलब थोड़ी 2 फीट की जगह 2-2.5 फुट की होती बस। और वो जो गहराई थी, गहराई तो बहुत ही कई यानी कि हजार फुट। वो जो पगडंडी थी जिससे आप 2 फीट की चौड़ाई बता रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर जो चढ़ते थे आप, उसके निचली तरफ गहराई थी। बहुत गहराई थी। ये पहाड़ के कटिंग करके और सिविल आर्मी से रास्ते बनवाते थे, बनवाए हुए थे, और उसमें हम चलते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा था आर्मी की, नहीं तो एक आदमी इतनी ऊंचाई पर अगर चढ़ जाए तो सर चकराने लगता है, घूमने लगता है, दर्शकों देखने वाली बात है। और जो आपने 1963 से लेके 1980 में आपका रिटायरमेंट हुआ, 1980 के बाद आपने जॉब कहाँ किया? कुछ जैसे सेवानिवृत्ति के बाद जॉब करते हैं आर्मी को स्पेशल मिलता है, 15 साल रहता है, 1.5 साल आपने ज्यादा किया क्या? हाँ जी, 1.5 साल ज्यादा किया मैंने। मेरा 15 साल का बॉन्ड भरा हुआ था, 1.5 साल मैंने ज्यादा किया। और फिर मुझे नौकरी सरकार ने दी, हम प्रमोशन दे नहीं सकते, आप नौकरी ले लो बाहर से। हमने नौकरी मंजूर कर ली, हम नौकरी आपके बैंक में लगा दिया मैं। बैंक में आपने कितने साल ड्यूटी की? 20 साल। 20 साल, यानी कि 20 वो और 16.5 लगभग मान लीजिए, तो आपने लगभग 36 साल सेवा की है। हाँ जी। एक चीज दिखा रहे थे फौजी साहब कि जब आप बैठे थे तो आपने मुझे अपना बाइसेप दिखाया था। हाँ जी, हाँ। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उसको देखो, उसको उसकी तरफ शूट करें। और ये देखो आप, आज भी ये देखिए आप, ये तंदुरुस्ती का है, आज भी पूरी फिटनेस दिखाई देती है। कोई बात नहीं दादाजी, दादाजी भी कहेंगे, क्योंकि देखो रिश्ता एक बन जाता है प्रॉपर उम्र के हिसाब से। कई बार पत्रकार भी भावुक हो जाते हैं, कई बार इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी भावुक हो जाता है, पल ही ऐसे हैं। और भावनाओं से देश जुड़ता है, देश से समाज, तमाम उन चीजों का निर्धारण होता है जो हमें एक कड़ी में पिरो के रखती है। आर्मी में लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी फौजी साहब? लास्ट पोस्टिंग में यहाँ इधर गई उधमपुर में, जो पाकिस्तान के बॉर्डर तरफ गया मैं फिर। हाँ, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर से पाकिस्तान पर गया फिर मैं 71 के बाद। उत्तर पश्चिमी पूर्वी सीमा पर, उत्तर पूर्वी सीमा से आप उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ गए, जिस तरह पाकिस्तान है 1971 की लड़ाई जब हो रही थी। हाँ जी, लड़ाई 71 की हो रही थी, और हम उस टाइम, और 65 की लड़ाई मैंने देखी, जितनी लड़ाइयाँ सारी मैंने देखी थी, मेरे सामने हुई सारी लड़ाइयाँ। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई, उससे पहले कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं गया जब सारी लड़ाई हुई, और सारी लड़ाई के बाद मैं आया फिर, तब लड़ाई उसके बाद फिर नहीं हुई। तो 1962 की जो लड़ाई हुई, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, जैसे आपकी याददाश्त चेक करें तो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे जब ये चाइना और भारत का वॉर हुआ था। और आपको बताते चले दर्शकों कि 1300 जवान भारत के हताहत हुए थे, उसमें शहीद हुए थे। और उस समय के एक सूरमा जिनका नाम बड़े फख्र और उसके साथ लिया जाता है, मेजर शैतान सिंह, उनकी अस्थियां, उनके साथियों की अस्थियां का दाह संस्कार इनकी अपनी जो टुकड़ी थी उनके माध्यम से वहीं पर जो पहाड़ियों में झील होती है, वही झील के किनारे उन अस्थियों को इकट्ठा करके उनके ऊपर देशी घी वगैरह हवन यज्ञ करने के बाद वो जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया होती है भारत के अंदर, हिंदू रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज था उसके साथ साथ वो पूरी तरीके से पूरी की गई थी। और हमारे बीच नायक पद से रिटायर थल सेना के भूतपूर्व किशन जी, जिन्होंने 1980 में अपने पद पर रहते हुए 1963 से लेकर 1980 तक 65, 62 और 71 की जंग के साक्षी रहे। और इनका काम जो है आर्टिलरी सप्लाई को मेंटेन करना था। एक फौजी अगर ऊपर पहाड़ी पर अगर किसी प्रकार से जंग लड़ता है, वो जंग लड़ते हुए जिस आर्टिलरी का प्रयोग करता है, एनिमेशन का प्रयोग करता है, उस एनिमेशन रसद को भेजने का काम इन्हीं की जो टीम थी, इन्हीं की जो टुकड़ी थी, उसके माध्यम से होता था। और यकीन मानिए ये चीज दिखाई भी देती है कि एक फौजी
बिना हथियार के जंग नहीं लड़ सकता। वो फौजी तक रसद पहुंचाना, वो हथगोले तमाम, वो जो उस समय आर्टिलरी उस समय बनती थी, उसको पहुंचाने का एनिमेशन को काम सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी टीम करती थी। और अपना हथियार भी साथ होता था अच्छा। हमारा अपना हथियार भी संभालना और कच्चर को संभालना और वो ट्रेनी का सामान था उसको भी संभालना, हम लेके चलते थे पहाड़ पर। फौजी साहब, आप जब 1963 में भर्ती हुए तो आज आपको उस वक्त कितनी तनख्वाह मिलती थी? उस टाइम मुझे जी रुपए का भर्ती में। 52 रुपए थे। हाँ जी, और जब आप 52 रुपए रिटायर हुए, हाँ जी, जब आप रिटायर हुए जब 5,000 थी, जब 5,000, यानी कि 1963 में जब आप भर्ती हुए उस वक्त आपको जो भत्ता था वो कितना मिलता था? 52 रुपए। और जब रिटायर हुए तो 5,000। वो अभी भी आपको लगातार जारी हो रही होगी पेंशन सरकार की तरफ से लगातार? हाँ जी, पेंशन आ रही, सरकार बहुत कुछ दे रही है, बस बहुत कुछ कर रही है सरकार ने आपके देश सेवा के लिए आपका ख्याल रखा, क्योंकि आपने भी तो बहुत कुछ समाज और देश के लिए किया। सरकार बहुत। धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं कि आप हमारे इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने के साथ साथ हमें आगे बढ़ाने के लिए सुझाव भी देंगे, और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में बैठे इसी प्रकार की शख्सियत, इसी प्रकार के अनुभव को हम आपसे साझा कर सकें और देश सेवा के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक साझा भारत का निर्माण कर सकें, एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जिससे देश और समाज कहीं ना कहीं एकजुट होता हो।